ठीक लग रहा है कुछ पता नहीं। आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नरेंद्र मोदी और शाह चौतरफा घिरे हुए हैं। चाहे वो विदेश नीति की बात हो या देश में जिस तरह के मुद्दे पैदा हो गए हैं, और आप ये देख रहे हैं कि नीट का एक ऐसा मामला है जिस पर चौतरफा घिरी हुई है ये सरकार, और खासतौर पर जेन जी। उसने ये तय कर लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो टस से मस नहीं होने जा रहे हैं। आज हमने देखा कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में जो काफिला था धर्मेंद्र प्रधान का उसको घेर लिया, और उसके बाद नारेबाजी की गई, इस्तीफे की मांग की गई। और वैसा ही कुछ राहुल गांधी ने भी आज ट्विटर पर ट्वीट करके सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को घेरा है। मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी आरएसएस की। आपको पता है कि प्रियंक खड़गे लगातार आरएसएस पर हमलावर हैं। पहली बार आजादी के बाद पहली बार ये सवाल इस तरह के पूछे गए हैं आरएसएस से, और आरएसएस और बीजेपी दोनों ही इससे इस तरह से बिफर गए हैं। लग रहा है कि जैसे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछ लिया गया हो, माना कि कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया हो जो कि उनसे पूछना बनता ही नहीं था। पहले उनकी जाति पर हमला किया गया, अब एक और मामला सामने आ गया है। बीजेपी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि प्रियंक खड़गे, उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक तरह के लैंड घोटाले में इन्वॉल्व है। प्रियंक खड़गे ने इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि आरएसएस को बचाने के लिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही है, और फिर से उन्होंने दोहराया कि कागज तो उन्हें दिखाने ही होंगे। प्रियंक खड़गे ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि पूछिए कि जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया वो आज देश को देशभक्ति का पाठ क्यों पढ़ाता है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी हिस बैक करने लगती है, यानी कि हिस बैक को अगर हिंदी में कहें तो फुफकारने लगती है, जैसे सांप एक तरह से हिस करता है, उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। पूछिए कि नागपुर में तिरंगा फहराने में 52 साल क्यों लग गए, तो बीजेपी फिर से हिस बैक करने लगती है। पूछिए कि वास्तव में किस संविधान की शपथ लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की या उस संविधान की जिसे वो खुद लिखना चाहते थे, और फिर से बीजेपी हिस बैक करने लगती है। पूछिए कि वो खुद को पंजीकृत कराने का और टैक्स देने से क्यों बचते हैं, तो फिर बीजेपी हिस बैक करने लगती है। आरएसएस से कहिए कि जो उपदेश वो दूसरों को देता है पहले खुद उस पर अमल करे, तो फिर से बीजेपी सामने आ जाती है। बीजेपी हमेशा आरएसएस का एक औजार रही है, केवल सहयोग नहीं है। उसकी हर फुफकार, यानी कि जिस तरह से वो हिस बैक करती है, ये साबित करती है कि डोर किसके हाथ में है, यानी कि वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर हमला करते हुए यहाँ वो नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि मामला कितना गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए राम मंदिर से लेकर तमाम घोटाले आप देख रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच जो बीजेपी है उसने ये तय किया कि वो प्रियंक खड़गे और उनकी फैमिली को कटघरे में खड़ा करेंगे। उनको पूरा राइट है, अगर ऐसा है तो प्रियंक खड़गे ने खुद कहा है कि आप जांच करिए, जेल में डालिए अगर ऐसा है तो। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आरएसएस पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया है उससे बीजेपी और आरएसएस को कितनी तकलीफ हो रही है। पूरे एक तरह से फिर से चर्चा के केंद्र में आरएसएस आ गया है। वो आरएसएस, वो बीजेपी जो सबसे कागज मांगती थी, आज उसी से ही कागज मांगने जा रहे हैं जो उससे देते नहीं बन रहे हैं। दूसरा जो मैं आपसे बात कह रही थी कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आपको पता है कि सीजेपी को लेकर ये कहा था, जो वहां पर छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर धर्मेंद्र प्रधान जब रीनीट पेपर हो गया तो आप देखिए तमाम जगह इंटरव्यू देते घूम रहे हैं, और उन्होंने ये कहा धर्मेंद्र प्रधान ने कि दहशतगर्दों की बी टीम है, और ये कहा कि कोटा में जो राहुल गांधी वहां पर गए थे वो दहशतगर्दी फैला रहे थे। अब इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए हों, 20 बच्चों की जान चली गई हो, जिसने करोड़ों युवाओं को अंधेरे में धकेल दिया हो, वो आज पीड़ित बच्चों, उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा, और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो,
यही इनकी राजनीति है और उन्होंने कहा है कि इस्तीफा तो देना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार अभी भी आप देखिए देशव्यापी आंदोलन जो है वो बीजेपी का, वो माफ कीजिएगा, कांग्रेस का लगातार जारी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, आरएसएस को लेकर वो लगातार बहुत बेबाकी से अपनी बातों को कहते आए हैं, ओंकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल ओंकारेश्वर जी, ये प्रियंक खड़गे ने जो ये बहस छेड़ दी है, उसके बाद जो बीजेपी और आरएसएस जो उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, ये लड़ाई आपको कितनी दूर तक जाती हुई अब नजर आ रही है? फिर मैं नीट पर आऊंगी। देखिए, प्रियंक खड़गे ने जो सवाल उठाया है वो ऐसा सवाल उठाया है कि जिसका जवाब जो है वो देश की जनता देखना चाहती है कि क्या जवाब है। भाई, आरएसएस पे ये सारे अटैक यहीं से क्यों शुरू हुए और इससे पहले इसकी भूमिका किसने बनाई, उस पर बाद में जाते हैं। प्रियंक खड़गे एक सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप एनजीओ हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है। अब ये उनको एनजीओ कहा किसने? तो आप याद कीजिए, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ये जो फूड फॉर थॉट दिया, तो उसके बाद उस पे सवाल उठाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एक राष्ट्रवादी संगठन जो कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम जो है वो देश हित की बात करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, उससे पहले की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे 1915 में हिंदू महासभा हो या उससे पहले के और जो दयानंद सरस्वती का संगठन हो या उससे और भी पहले जो सिखों के संगठन हो, मुसलमानों के संगठन हो, चर्चेज के संगठन हो, 1850 से लेके 1870 जैसे संगठन, उस समय के बने हुए संगठन आज भी जिंदा हैं और बहुतों का उसमें सब में रजिस्ट्रेशन है। तो ये बेसिक सवाल है कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, एक बात। दूसरी बात, क्या संघ से जुड़े हुए और बहुत सारे जो उसके एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? संघ द्वारा बनाया हुआ जनसंघ का रजिस्ट्रेशन था कि नहीं? और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुए जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आज रूल कर रही है, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो मदर ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नहीं हो सकता? अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो सिविलाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपसे पहले हिंदू महासभा था, उससे पहले आर्य समाज का संगठन था, और भी बहुत सारे संगठन हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन में और इन चीजों में कोई भेद नहीं है, फर्क नहीं है। आप जब भी कोई राष्ट्र हित में, देश हित में या मानवता हित में कोई काम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उससे विश्वास पनपता है। आज हम कोई एक एमएसएमई के तौर पे एक छोटा सा बिजनेस करने जाते हैं तो सरकार कहती है ना कि आप अपना पहले आधार कार्ड ले आओ। अब तो खैर आधार भी मान्य नहीं है, लेकिन वो आप एमएसएमई का नंबर ले आओ, आप जीएसटी नंबर ले आओ, कोई ना कोई लेके आने को कहती है ना। एक छोटा सा वेंडर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, दुकानदार भी। तो रजिस्ट्रेशन तो एक ऐसी आवश्यकता है जिसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम कुछ है नहीं। हम चाहे एफसीआरए लें या न लें, हम अपने ही सरकार की नीतियों में, अपने ही सरकार के बनाए हुए उसूलों में और भारत सरकार के संविधान में अगर यकीन करते हैं तो उसको बनाना चाहिए, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन बात ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, बात ये है कि आरएसएस के प्रति ये सवाल कहां से उठ रहे हैं। ये सवाल बाहर से कम उठ रहे हैं, ये बीजेपी के भीतर से उठ रहे हैं। ये उस आरएसएस का के प्रति ये जो संपूर्ण धारणा है वह उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। आरएसएस को खोज करनी चाहिए कि उसके बारे में उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश में, दुनिया में क्या फैलाया है, कौन सा ऐसा झूठ फैलाया है कि लोग इतना हमारे बारे में सवाल कर रहे हैं। आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तो पूछना चाहिए कि सरदार पटेल हमारे साथ कब जुड़े रहे।
तो लोग पढ़ेंगे ना सरदार पटेल को, और पढ़ेंगे तो पाएंगे ना कि ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने बैन लगाया था आरएसएस पे। तो मूर्ति क्यों बनाई? जब बैन लगाया था तो या तो आप कह रहे हैं कि ठीक लगाया था, ठीक लगाया था तो मूर्ति भी ठीक बनाई। अगर आप कहते नहीं नहीं ठीक नहीं लगाया था तो मूर्ति नहीं बनानी चाहिए थी। अगर आप कहते हैं कि सावरकर वीर थे, पढ़ाए जा रहे थे किताबों में, अगर ठीक थे, सब ठीक चल रहा था, तो उसको पढ़ने देते, देश पढ़ रहा था, किसी को कोई आपत्ति ना कांग्रेस ने, ना लेफ्ट पार्टीज ने, ना किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने सवाल नहीं उठाया था। सवाल तब उठा जब संसद में आपने उनकी मूर्ति स्थापित करनी शुरू कर दी, उनको अलग से और तवज्जो देना शुरू किया। आज के एआई युग में लोगों ने फिर पढ़ना शुरू किया, और अब तो उनके पोते ने कह दिया है कि उन्होंने 10 बार माफी मांगी थी। तो जब माफी मांगी थी तो वीर काहे को? और ये भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि उन्होंने वीर अपने ही एक पेन नेम से किताब लिख के लिख दिया। तो आपने अपने नैरेटिव को खुद ध्वस्त किया है, आपने ये सवाल खुद पैदा किए हैं। ये सवाल बाहर से कहीं पैदा नहीं हुए, किसी और ने पैदा नहीं किए। ये समझना होगा कि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों को क्या पॉजिटिव संदेश दिए हैं या रोज निगेटिव संदेश दिए हैं। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ने का संदेश दिया है, फिर कहा है कि जातिवाद खत्म करो। जातिवाद खत्म करने के बाद हमने कहा है कि राहुल गांधी का जो रिजर्वेशन, ये जो सेंसस में उसकी बात है, जाति जनगणना शामिल होनी चाहिए, तो हमने उसको मान भी लिया है। तो जब जाति जनगणना को आपने मान लिया तो फिर जाति की बात को स्वीकार कर लिया। फिर आप हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। अब हिंदू एकता शुरू हुई थी कि हिंदू को मतलब ये हिंदू राष्ट्र दिया जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र देने से पहले कह रहे नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने की, अब तो ये हमारा तो सिविलाइजेशनल है, अब तो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो लक्ष्य खत्म हो गया। जब लक्ष्य खत्म हो गया तो ये सारी चीजें हेवेयर हो रही हैं। फिर वो कहते हैं हम काहे को, जब हम जाति के आधार पर जनगणना में शामिल होंगे, जब हमें हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य ही नहीं है। ये सारे नैरेटिव आपके गलत हुए हैं, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को आपने बनाया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वी बिलीव इन द गांधीयन सोशलिज्म। अगर वो गांधीयन सोशलिज्म पे यकीन करते हैं तो फिर गांधी को भला बुरा कैसे कह सकते हैं? फिर तो गांधी को एक्सेप्ट करो। तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको गांधी को स्वीकार करना नहीं है, नेहरू को स्वीकार करना नहीं है, तो जिस चीज को स्वीकार करना नहीं है उसको दुनिया स्वीकार नहीं करती। दुनिया का कोई एक देश, बड़ा देश का नेता बताइए जो आया हो और जिसने कहा हो कि हम गांधी की बजाय किसी और व्यक्ति के उस पे जाके हम उसके जो उसका समाधि स्थल है वहां पर हम फूल चढ़ाएंगे। रूस का राष्ट्रपति आता है वहां जाता है, जर्मन चांसलर है वहां जाता है, सारी दुनिया के नेता हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि गांधी की जरूरत है, आज गांधी के विचारों की जरूरत है, और आप अपने ही पूर्व ये जो हमारे जो पुराने नेता हैं उनको आप रोज डिस्कार्ड करने में लगे रहते हैं। क्या मिलता है उसको डिस्कार्ड करने में? तो आप जिस नेता को खड़ा करना चाहते हैं उसको खड़ा कर लीजिए, तो वो खड़ा हो नहीं पाया। इसलिए ये जो झूठ की राजनीति है, इधर भी और उधर भी, ये भी और वो भी, इसी ने आपको आज इस हाल में पहुंचाया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने आईटी सेल क्रिएट किया पहले, जिसने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट की है, ये सब उसके लिए जिम्मेवार हैं। उसका जो थॉट प्रोसेस लिखते हैं, हर रोज जो नफरत फैलाते हैं, ये वो लोग जिम्मेवार हैं जो फेल हो रहे हैं। और आपका ये टोटल नैरेटिव फेल हो रहा है। इसलिए जो प्रियंक खड़गे ने सवाल उठाया है, ये सवाल सबको समझ में आता है, बहुत इजी सवाल है कि भाई आप, हमें विदेश जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, हमें कुछ काम घर से निकलना है, गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हर चीज का लाइसेंस चाहिए। और ये सरकारी व्यवस्था है, आपकी बनाई व्यवस्था है। आप कह दीजिए बीजेपी का भी रजिस्ट्रेशन खत्म, हम बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टी चलाएंगे, तो ये हो नहीं सकता ना। जो नहीं हो सकता है, बजाय इसके इसको तैयारी करके पूरा कर देना चाहिए। क्या जरूरत है भाई, ठीक है एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जी, जो लगातार राहुल गांधी विचारों की जो बात करते हैं, एक साथ में बीजेपी और आरएसएस की बात करते हैं और कहते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए सबसे बड़ा
खतरा है, कैसे वो जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान की जो बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरएसएस से निकली हुई हैं, वो देश भर में किस तरह का जहर घोल रही हैं, वो सब हमने देखा है। क्या प्रियंक खड़गे ने उस जंग की एक तरह से शुरुआत कर दी है कि ना सिर्फ वो कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात, वो कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ, लाखों लोग आपके यहाँ पर हैं, हजारों शाखाएं आपकी लगती हैं, आपको ये बताना तो होगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किस किस अम्ब्रेला के अंडर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ से आता है पैसा, कहाँ कैसे बन रहे हैं आपके ये 5 स्टार नुमा जो आपके ऑफिसेज हैं, जिन गाड़ियों में आप चलते हैं, सबका ब्यौरा तो वो मांग रहे हैं, लेकिन विचारों की बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं, विचारों की बात भी कर रहे हैं कि आपने इतने दिनों तक आपने झंडा, सालों तक झंडा नहीं फैलाया, आप देश में किस तरह की नफरत फैला रही है, सबकी बात भी वो कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो शुरू कर दिया गया है? प्रियंक खड़गे ने इसकी शुरुआत की, लेकिन राहुल गांधी इससे पहले तमाम बातें करते रहे, अब आरएसएस को जवाब देते नहीं बन रहा है। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म का भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था क्या? हिंदू धर्म के आर्य समाज जो था उसने रजिस्ट्रेशन कराया था। इससे पहले जो सनातन के नाम से और भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, सनातन के नाम से तो विदेशों में भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। लाहौर में रजिस्टर्ड था, फिर इंडिया आया, सनातन धर्म के नाम से कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं। वो धार्मिक नहीं है क्या? दयानंद सरस्वती का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धार्मिक नहीं था, वो रिलीजियस या भारतीय फेथ को बिलोंग नहीं करता था क्या? क्या हमारे समाज को नहीं मानते हैं? क्या हिंदू महासभा को नहीं मानते हैं? हिंदू महासभा भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो भी रजिस्टर्ड हुआ था। ये बातें बेकार हैं। मूल बात होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जितने एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो हैं। हमारा क्रिएटेड अगर बीजेपी है तो वो भी तो है। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी रजिस्टर्ड है कि नहीं है? तो ये बात तो बेकार की बात है। बात ये होनी चाहिए कि जो मूल प्रश्न है कि जिन चीजों पर लोगों को आप बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो इस पर पब्लिक डिबेट हो, वन ऑन वन डिस्कशन हो, लीडर्स आए और समझाएं कि आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते थे और क्या किया। आपके असल में दोनों बातें अलग अलग हैं। पार्लियामेंट में आप कहते रहे कि 2 दिन छोड़ देते आप उनको, पटेल को, तो लाहौर ले आते। पटेल उस समय गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे भी नहीं। खैर, उस समय के जो हालात, आपने देश को सन्न कर दिया, देश जो है बड़े सन्नाटे में आ गया कि भाई 2 दिन होता, भारतीय सेना को छूट मिल जाती तो लाहौर मिल जाता। तो आपको तो पूरी छूट मिल गई ऑपरेशन सिंदूर में। समूचा भारत आपके साथ खड़ा हो गया, सारा मीडिया खड़ा हो गया। मीडिया ने तो लाहौर को लाके दे भी दिया था, अब आपने उस लाहौर को छोड़ दिया। तो नैरेटिव में और प्रैक्टिकल में आपने कहा था लाल आंखें दिखाएंगे, और लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए। वो लाल लाल आंखें आप देश को ही दिखाते हैं, देश के युवकों को ही दिखाते हैं, अपने ही विपक्षी नेताओं को, आलोचकों को दिखाते हैं। तो वो लाल आंखें कहां चली गई जब आपको जहां पर बोलना, जहां पर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की जैसा व्यक्ति जो एक कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बना है, वो अपने छोटे से देश के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर के साथ बहस करता है, लड़ता है, वहां हम जाते हैं तो एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी करते हैं। इसमें राष्ट्र कहां है? इसमें राष्ट्रवाद कहां है? क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? हम कहते बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। क्यों भाई, बांग्लादेश में हिंदू क्यों खतरे में आ गया? और क्या फैक्ट है उसके? उसको फैक्ट को सामने रखिए, ऑफिशियली सामने रखिए। और ये काम पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले या किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले आपने क्यों किया हुआ है? इसके लिए बाकायदा सरकार जवाब दे, सरकार सदन में जवाब दे, सदन पटल पर रखे और उसके साथ वो तय करे। लेकिन ये नहीं। और कितने लोग गए वहां हिंदुओं को बचाने के लिए? एक भी नहीं गया। हुआ क्या? उससे आपने रिलेशन खराब कर लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि वो बांग्लादेश जो आपके लिए एक बफर स्टेट था वहां पर, अब वो चाइना के साथ मिल गया। तो आपके नैरेटिव आपके देश के खिलाफ जा रहे हैं। इससे देश का क्या फायदा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है क्योंकि इस्लाम है, क्योंकि मुसलमान है। तो तालिबान तो उससे भी ज्यादा कट्टर है, फिर वो आपका दोस्त कैसे हो गया? तालिबान के लीडर्स दिल्ली में कैसे साथ साथ नजर आते हैं? तो ये टोटल नैरेटिव, ईरान से आप इसलिए दूरी बनाते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ उसमें लड़ाई में है, इसलिए वो मुसलमान है, लेकिन तुरंत आप जाते हैं
यूएई भी मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक देश है, तो वहां तो ये जो नैरेटिव है वो टोटल फेल्योर है। जो आप एक नॉन अलाइन मूवमेंट से मल्टी अलाइन मूवमेंट की तरफ गए, उसका नतीजा ये हुआ कि जब आप युद्ध में उतरते हैं, आप जब मुश्किल क्षणों में होते हैं, तो G20 कंट्री का एक भी कंट्री नहीं आया, क्वाड के 4 देशों का एक भी कंट्री आपके साथ नहीं आया, और उसी में से एक कंट्री जो है आपके खिलाफ हर रोज बोलता रहता है, अमेरिका, और आप उसका जवाब नहीं दे पाते। तो लोग इस बात से चिंतित नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, क्या संगठन खड़ा कर रहे हैं, इस संगठन का नैरेटिव राष्ट्रहित में कितना है, क्या ये राष्ट्रहित में है? ये राष्ट्रहित में बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया देख रही है कि हम चारों तरफ से अकेले पड़ गए हैं, ये राष्ट्रहित नहीं है। और अगर है तो इस पर डिस्कशन कर लीजिए। ये जो मुद्दे प्रियांक खड़गे ने उठाए हैं, वह अब देश में सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है, इसीलिए डिस्कशन और डायलॉग की और डेलिबरेशन की जरूरत होती है, जो इस देश में समाप्त होता जा रहा है। और इसी के लिए आपको गोदी मीडिया चाहिए होता है, इसी के लिए क्रिटिक्स को आप दूर रखते हैं, और फिर आप आखिर में जाके कहते हैं। अभी हाल में G7 की मीटिंग से जब लौटे हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत सही ट्वीट किया है। ये कहा है कि दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कि कमी किस बात की है, तो ट्रस्ट की है। ये सटीक नैरेटिव उनको समझ में आया है जब वो G7 की मीटिंग में गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का ट्रस्ट आप पर खत्म हो गया, कि आपका ट्रस्ट दुनिया पर खत्म हो गया? आपने तो 100 से ज्यादा मुल्कों का विजिट किया है, तो आपका ट्रस्ट क्यों खत्म हो गया? वहां पर तो सारे नृत्य देखे हैं। तो जो भी अब आप देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR का काम था कि वो भारत महोत्सव करती थी दुनिया भर में, आपने उसको टर्न करके मोदी महोत्सव कर दिया। पैसा उसमें ही जा रहा है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो भारत महोत्सव नहीं हो रहा है, वो मोदी महोत्सव हो रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ। नैरेटिव किसका गलत है? आपका गलत है। तो सवाल उस पर उठाया जा रहा है। आप इकोनॉमी ले लीजिए, फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, हेल्थ पॉलिसी हम लोगों ने कोविड के दौरान देख ली, कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल है? डेवलपमेंटल पॉलिसी सारी की सारी कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है। आप कहते हैं लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट, वो लाख करोड़ रुपए में से एक 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 आना भी जो है, वो क्या गरीब के खाते में आता है? आपने कोविड के समय कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां गए? किसी गरीब के खाते में तो नहीं आए। तो ये हालात हैं जब इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज पे रहना पड़ रहा है, 5 किलो अनाज पे, और फिर हम कहते हैं हम कॉर्पोरेट के तरीके से काम करेंगे। ये समस्या असली है। जब आप 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी बना कौन सा देश रही है जिस देश में गरीब रहेंगे? ये सवाल है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट और ये जायज सवाल है, लेकिन सवाल वही है कि सवाल तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? कम से कम आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, विपक्ष के कुछ लोग हैं सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब कौन दे रहा है? हर कुछ दिन बाद कोई ऐसा मुद्दा ला दिया जाता है जिससे जनता परेशान हो जाए, जनता लाइनों में लग जाए, जनता बस ये प्रूव करने में लगी रहे कि वो नागरिक है कि नहीं, वो वोटर है कि नहीं। इसी तमाम चीज में अपने ही पैसे लेने के लिए लाइनों में वो लग जाए। इन्हीं तमाम चीजों में इन 12 साल से परेशान कर रखा है। जिस जनता ने चुनकर इनको गद्दी पर बिठाया, या ये वोटों की ठगी कर कर जिस तरह से ये गद्दी पर बैठे, आज उसी जनता से कभी उनका पहचान पत्र, कभी उनका वोटर आईडी, कभी उनकी शहरियत, कभी उनका पासपोर्ट, इस सब पर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और जब नीट की परीक्षा को लेकर जब लगातार चाहे CJP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, NSUI की बात करें, तब सवाल पूछ रहे हैं, तो वो शिक्षा मंत्री दहशतगर्दों की बी टीम उनको कह रहे हैं। तो इससे तो ये साफ है कि कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। तो ये तो साफ है कि बेशर्मी से सब कुछ इसी तरीके से होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर लिया है कि इलेक्शंस को कैसे मैनिपुलेट करके जीतना है, कैसे दूसरे सांसदों को खरीदना है, अपनी टीम में शामिल करना है, वोट किया हो लोगों ने, नहीं किया हो। यही तो बेशर्मी और ढिठाई चल रही है फिलहाल। देखिए, जो विपक्ष ने सवाल उठाया है सरकार के सामने, वो एक्शनेबल है, डुएबल है। उसने क्या डिमांड उठाया है? एक डिमांड उठाया है कि भाई एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बना के धर्मेंद्र प्रधान को और उनका इस्तीफा दिलवा दीजिए।
यह तो मिनिमम डिमांड है ना, इसमें तो मान लेना चाहिए था उनको। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब वो कैबिनेट रिशफल करें तो उसको मान भी लें, क्योंकि उससे समस्या सुलझेगी नहीं। और सवाल ये भी उठेगा कि जब नीट घोटाले के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तो पुलवामा पहलगाम के लिए किसी और मंत्री का इस्तीफा क्यों ना हो? फिर और सारी जितनी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जिम्मेवारी का किसके ऊपर थोपा जाए? फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला किसके ऊपर थोपा जाएगा? फिर किसी और जो जितने सेबी और उसके जो साठगांठ के मसले आए, दुनिया भर में सब कुछ हुआ, उसके मसले को, करप्शन के मसले को हम किस पे डालेंगे? फिर राम मंदिर में जो ये चंदे का घोटाला हुआ है, इसका हम मसला किसके ऊपर डालेंगे? क्योंकि सारे मसले की कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ते हैं, सबकी सुरक्षा हम करते हैं। तो हमारी सरकार में जितने भ्रष्ट लोग हैं वो आमंत्रित हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेके जाइए और एक शरीफ नागरिक बन के मुख्यमंत्री बन जाइए। क्या हेमंत बिश्व शर्मा का जो करप्शन कार्ड है वो बीजेपी ने रिलीज नहीं किया था? क्या शुभेंदु अधिकारी के करप्शन के वीडियोस को के ऊपर मिमिक्री भी नहीं बनाई गई थी? क्या इसने सम्राट चौधरी के ऊपर जितने आरोप लगे हैं, प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा सब सारे आरोपों की वो कर दी है, उसका खुलासा कर दिया है कि मर्डर के भी आरोप हैं, जेल के भी आरोप हैं। आपको 9वीं पास तेजस्वी जो है वो बुरा लग रहा था, 7वीं पास को आपने बिठा के बहुत रिकॉर्ड बना दिया। और अब जो उसने किया है बिहार में, जो एक युवा की हत्या हुई है जिस तरह से आरा में, बिहार में, वो पूरे बिहार में उससे सनसनी, बिहार आंदोलित हो उठा है। और ये आपके उस नैरेटिव को ध्वस्त करता है जिसमें आप कहते हैं कि ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आप जब बुलडोजर चलाते हैं, आप जब एनकाउंटर की बात करते हैं, तो आप देश को ये बरगलाते हैं कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर होता है दो लोगों के बीच में आमने सामने की मुठभेड़। आपने पकड़ पकड़ के लोगों को गोलियां मारी है और कहा है कि एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर वर्ड ही गलत है। आप अदालत से पूछिए, अदालतें उस पर फैसले दे रही हैं और कह रही हैं गलत है। एक दिन भी एक्स्ट्रा लोगों को थाने में रखना, उस पे उसको जुर्म साबित किया है, जुर्म घोषित किया है। आप इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को पढ़ लीजिए, उसने कहा कि एक दिन भी अनलॉफुल डिटेंशन होगा तो 25,000 का जुर्माना उस थाने से वसूला जाएगा। ये आदेश हो रहे हैं और आप उसको अपने अचीवमेंट के रूप में कर रहे हैं। उस अचीवमेंट से क्या हासिल हुआ? आप लोगों का एनकाउंटर के नाम पे उनको जो मारा जा रहा है, आप देखिए कि हजारों लोगों के उस पे जो है, किसी को पैर में, किसी में उसमें, और बहुत सारे लोगों की जो है वो मृत्यु भी हुई है। तो इस पे तो सवाल उठेंगे ना। इसी इसी क्रम में आपने बिहार में भी किया है। तो ये बुलडोजर की राजनीति, ये एनकाउंटर की राजनीति राष्ट्रभक्त कैसे बनाती है ये बताइए। बुलडोज तो चाइना को करना था ना आपको गलवान में, बुलडोज तो आपको लाहौर में करना था ना, बुलडोज अपने देशवासियों को करना था। ये कौन सा राष्ट्र बनेगा? अगर ये राष्ट्र बनेगा तो ये नैरेटिव फेल है। और इस नैरेटिव के सामने जो है वो सवाल सारे लोग खड़े कर, आज आप बिहार में देख लीजिए, छोटे छोटे गांव से बच्चे, यूट्यूबर्स और इंडिविजुअल जिसके पास कोई चैनल नहीं है, वो लाइव कर रहा है और वो आपको सवाल उठा रहा है और गाली दे रहा है। तो या तो आप बंद कर दीजिए, जैसा आपने किया है। आपने डीपीडीपी एक्ट में संशोधन करके आरटीआई एक्ट को किल कर दिया है। आपने और तमाम रूल लगाए हैं कि जो सर्विस में है वो बोल नहीं सकता, जो रिटायर्ड है वो बोल नहीं सकता, मीडिया अगर बोल दे तो आतंकवादी घोषित कर देंगे। इससे देश थोड़ी चलेगा। और ऐसा कितने दिन चल सकता है? क्या इमरजेंसी लगाने से इंदिरा गांधी का शासन चल पड़ा था? नहीं चला था। अगर गलत किया था तो इंदिरा गांधी ने भी गलत किया था। और आज आप अघोषित रूप से उससे ज्यादा गलत कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा उसका नतीजा वैसे ही गलत निकलेगा। ये है जी। बिल्कुल, आप जाहिर सी बात है कि सही आप कह रहे हैं, लेकिन वही फिर घूम फिर कर आ जाता है कि देश में अनगिनत मुद्दे हैं, मुबाहे खड़े हुए हैं, लेकिन वही फिर जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा कर इन तमाम चीज़ों से जो दिमाग है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि देश धधक रहा है, देश में हाहाकार है। अब हर कोई सवाल पूछ रहा है और हम ये देख रहे हैं, चाहे मंदिर का मसला हो या फिर नीट हो, कारोबार से जुड़ा मसला हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, हर फ्रंट पे ये सरकार घिरी हुई है और हर जगह से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन वो लगे हुए हैं एमएलए और एमपीज के खरीद फरोख्त में। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।